आजकल हम जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो एक रिंग टोन होती है जिस पर बार बार एक ऐसी बात कही जाती है कि जिसको हम जैसे सुनते हैं और अगर स्पेसिफिकली स्पीकर पे हों हम लोग तो हम फ़ौरन घबरा जाते हैं। और वो बात जिससे हम घबरा जाते हैं, जिसको सुन के ही हम एकदम से परेशान हो जाते हैं एंड वी फील अशेम्ड कि हमारे अब्बा या मेरे भाई मेरे पास थे, मैंने किसी को फ़ोन कर दिया, स्पीकर ऑन था। तो वो बात पता क्या होती है कि छाती के सरतान से बचने के लिए, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि लोगों को दिया जा रहा है, और वही पब्लिक जो है उस मैसेज को सुन के घबरा रही है, उसको अवॉइड करना चाह रही है। शायद यही एक बहुत बड़ी रीज़न है कि एशिया में, एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री, इनफैक्ट पाकिस्तान इज़ द कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। तादाद में इंडिया हमसे बड़ा है, लेकिन हमारे अगर हम परसेंटेज देखें, जो हमारी ख़वातीन की तादाद है, फिर जिसमें परसेंटेज है वो हमारी ज़्यादा है। और आपको एक और खौफनाक बात बताऊं, पाकिस्तान में हर 9 में से 1 औरत रिस्क पे होती है ब्रेस्ट कैंसर के। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो रहा है, लेकिन मसला तब होता है कि जब हम उसकी तशख़ीस के लिए शर्माते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इतने शोज़ होते हैं बताने के लिए कि भाई आपको ज़रा सा भी कहीं आपको लम फील हो, छोटी सी गिल्टी फील हो, छोटा सा दाना फील हो, तो प्रॉपर उसको एग्जामिन करवाएं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त भी इस देखा जा रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको आपके घर की, जो बंदे भी सुन रहे हैं मुझे, अगर आपको आपके घर की ख़वातीन प्यारी हैं, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन, तो खुदारा अगर घर में कोई ऐसी बात करे तो उससे बिल्कुल मत शर्माएं, घबराएं और फ़ौरन उसको इलाज के लिए लेके जाएं, डॉक्टर्स के पास लेके जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। मेरे साथ आज मेरे शो पर मौजूद हैं ब्रेस्ट कैंसर की कुछ सर्वाइवर्स ख़वातीन। ये फाइटर है जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, आपके साथ अपनी जो इन पर आप बीती है वो शेयर करने के लिए, ताकि आप थोड़ी बहुत हिम्मत पकड़ें और आपको पता हो कि जी हाँ, अगर हो जाए तो ऐसा नहीं कि अफसोस कैंसर से हम, आई नो ऑफ कोर्स हम डर जाते हैं कैंसर के नाम से, लेकिन बचाव बिल्कुल मुमकिन है। और इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर सना ज़ीशान, और उनके साथ कैंसर सर्वाइवर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, एंड वेलकम टू सबका समा। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी एक्सेसिव एंड एक्सटेंसिव किस्म की कैंपेन्स हमारे पास, हमारे मुल्क में मिश होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। हम देखते हैं सदर मुमलिकत की जो वाइफ हैं वो भी बार बार आके इस पर बात कर रही होती हैं, और बहुत एक्टिवली पूरा अक्टूबर के महीने में काम होता है। बिल्डिंग्स जो हैं वो जो नहीं बोल सकती, लेकिन उनका रंग जो है वो पिंक कर दिया जाता है कि शायद वो इस सूरत में बोलें और लोगों को समझ में आए कि क्यों है ये। फिर भी हमारे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मदिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुल्क में हमारा एक कल्चरल नॉर्म है कि ब्रेस्ट के बारे में बात नहीं करनी, ब्रेस्ट कैंसर का नाम नहीं लेना, और इसको एक बद्दुआ या बुरी नज़र समझा जाता है कि जिसको हो गया जादू है, ये है। बहुत ही एक हेरसे किस्म की गुफ्तगू चलती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर मुब्तला होती हैं वो बहुत लेट प्रेजेंट करती हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, अग्रेसिव डिजीज़ एज वेल। तो इसीलिए एक तो गुफ्तगू बात करना ज़रूरी होता है ताकि सबको अवेयर किया जा सके, सबको इन्फॉर्म किया जा सके कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है। अब क्यों हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा पाया जाता है, और यू आर वेरी राइट, इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा, इसकी एग्जैक्ट रीजंस तो हमें नहीं पता, लेकिन पिछले चंद सालों में, आई वुड से तकरीबन ओवर द लास्ट 3 years, ये देखा गया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो ख़वातीन हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें से ऑलमोस्ट 1/4 यानी तकरीबन 25% ख़वातीन जेनेटिकली अफेक्टेड हैं, यानी जो हमारे खुलिये हैं जिनसे हमारा जिस्म बना हुआ है, उसमें जो जीन्स हैं उनकी ख़राबी हमारी ख़वातीन में पाई गई है। फैमिली हिस्ट्री में जैसे आ जाता है। एग्जैक्टली, तो यही चीज़ फैमिली में भी रन करती है। पहले हमारे यहाँ जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल नहीं था, अब चूँकि पिछले 3 साल से जेनेटिक टेस्ट होने लगा है तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ब्रेस्ट कैंसर हमारी औरतों में इतना कॉमन यानी कि अगर मैं भी चाहूँ तो मैं जाके अपना वैसे जेनेटिक टेस्ट करा सकती हूँ कि अगर मेरी फैमिली में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा हो तो आई कैन गो एंड आई कैन गेट इट चेक्ड। ऑफ कोर्स, और वो मुझे बता देगा कि क्या मैं प्रोन हूँ या नहीं हूँ।
ओके, जेनेटिक टेस्ट बेसिकली सिर्फ एक खून का टेस्ट है, सिंपल जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं अपने हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए, जेनेटिक टेस्ट भी खून का टेस्ट होता है। ये हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के जो मखसूस जीन्स हैं क्या वो उस फीमेल में ख़राब हैं कि नहीं। अच्छा, कोई भी करवा सकता है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जो बेसिकली इंडिकेशंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं तो करवाया जा सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ज़रूर करवाएं। हाँ, और अफोर्डेबिलिटी के भी अलावा अब चूंकि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम ज़ाहिर है इट्स अ नोन फैक्ट, तो हमारे यहाँ फंड्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत से लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं जेनेटिक टेस्ट करने के लिए अगर नीडेड हो। अच्छा, जेनेटिक टेस्ट से एक तो हमें फीमेल की खुद की इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ या ब्रेस्ट कैंसर होने का इम्कान कितना है, और अगर ब्रेस्ट कैंसर होने का इम्कान है तो उससे जुड़े हुए, उस खातून से जुड़े हुए जो खून के रिश्तेदार हैं यानी वालिदैन, भाई बहन और औलाद, उनमें ट्रांसमिट होने का कितना रिस्क है। अच्छा मास्टर, जो कुछ कैंसर यहाँ पे केस स्टडीज में हमारे साथ मौजूद है, शाजिया फारूक साहिबा भी हैं हमारे साथ, यहाँ पर फरज सगीर साहिबा भी हैं हमारे साथ, परवीन शकील भी हैं। तो पहले ज़रा मैं शाजिया फारूक साहिबा से जानना चाहूँगी कि उनको कब ये पता चला था, कि कब आपको पता चला कि डायग्नोस हुआ कि आपको कैंसर है, और पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैंने तो खुद जैसे फील किया कि गिल्टी है, तो और जैसे यूट्यूब पे उस पर मैंने देखा तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, लेकिन सिर्फ गिल्टी महसूस हुई, तो मेरे दिमाग में एकदम अलार्म बजा। मैं खुद भी आर्टिकल पढ़ती हूँ, डॉक्टर्स लिखे हमारे लिए रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं लिख रहा है। अच्छी बात है, तो डॉक्टर्स के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती हूँ, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं खुद गई और मैं 40+ थी, तो मैंने डॉक्टर से जो मेरे करीबी थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे मेमो करवाना है। कह लिया हाँ शाजिया करवाएं, क्योंकि आप तो 40 हैं। उन्होंने भी खैर चेकअप किया, तो खैर मेरी मेमो हुई और अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें ये आया था रिपोर्ट में कि भाई इसकी जो गिल्टी है इसकी बायोप्सी होनी चाहिए। ओके। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि भाई शाजिया इसकी तो बायोप्सी होगी और अब आपका केस जो है वो ब्रेस्ट सर्जन डील करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप उनका नाम पता है, मैं किसको दिखाऊं? तो बहुत मशहूर जो हैं, मैंने फ़ौरन उनको दिखाया। फिर उन्होंने बायोप्सी की, तो बायोप्सी में आया। अच्छा, जब बायोप्सी की रिपोर्ट लेने मैं गई तो मुझे असिस्टेंट ने देखा तो कहने लगी शाजिया आपकी रिपोर्ट में तो बीमारी आई है। अच्छा, शाजिया ने तो सुना कि बीमारी आई है तो अंदर की पावर को जगाया, बीमारी आई है। अच्छा, तो फिर उन्होंने बताया इसके 3 स्टेजेस हैं, कीमो और ऑपरेशन। अच्छा, उन्होंने रेडिएशन। नहीं बताया कि जो बीमारी आई नहीं, उन्होंने ये कहा बीमारी आई है। आपके साथ कोई घर का कोई बंदा गया था? लेडीज होती हैं, आपको पता है सब अंदर। हाँ, तो मेरे हस्बैंड बाहर थे, तो मदिया में यकीन करें रिपोर्ट्स मैंने अपनी कलेक्ट की। मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा सुनिए वो रिपोर्ट्स में तो बीमारी आई है, तो घर चलते हैं। सुनिए मुझे बहुत भूख लग रही है, हम तो कब से आए मेरे डॉक्टर। मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, कहने हाँ ठीक है। फिर हम घर आए, मेरी बेटी साहबा ने जल्दी से रिपोर्ट निकाली। आपको पता है गूगल माँ सबकी तैयार होती है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अम्मी आपको तो कैंसर है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, बेटी रोने लगी, मेरे हस्बैंड रोने लगे, मैं उन्हें तसल्ली दे रही हूँ और मैं खाना खा रही हूँ। मतलब इतनी मैंने उस वक्त हिम्मत दिखाई। और कैसे, मैं ये हैरान हूँ कि क्योंकि कैंसर का नाम ऐसा है कि आप खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि आप डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बंदे को खो दें कैंसर की वजह से। आपका कौन सा स्टेज था शाजिया? 2nd। अच्छा, आपका 2nd। चले। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको मालूमात हो ना तो आपको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। जैसे डॉक्टर साहब की बातें मैं गौर से सुन रही हूँ, आर्टिकल पढ़ी, मैंने कहा नहीं ये ठीक हो जाएंगे। जब इतनी औरतें हो रही मैं भी, लेकिन आपको मालूमात नहीं हो ना किसी चीज़ की, तो आप खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपने कहीं ये नहीं दिल में सोच पे थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह मियां व्हाई मी, मैं ही क्यों? मैंने कहा अल्लाह की इसमें भी कोई ना कोई मसलियत होगी। शाजिया अल्लाह ताला ने इसमें भी तुम्हारे लिए कोई हिकमत रखी है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मैंने अपनी बीमारी को अब खुद से शिकस्त दी है। क्या बात है, वाकई ये विल पावर सारे, हाँ विल पावर मेरी। और यकीन करें जब मैं टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपको पता है, टेस्ट करवाने जाती पहले यूट्यूब देखती थी ये वाला टेस्ट कैसे होगा। तो मैं जब वहाँ जाती थी उनका आपने पहले करवाया था ये टेस्ट? मैंने कहा नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम। यानी आप में मतलब आप वो परेशान नहीं हो रही हैं। वो लोग ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं, रो रही हैं। मैंने कहा सारे सिटी स्कैन और बोन स्कैन हर टेस्ट मैंने इतने अच्छी तरह क्लियर करवाया कि मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल सही जैसे आनी चाहिए आती रही। पहली जो आपकी कीमो थी वो मुझे इसके बारे में बताएं कि वो कैसी थी? चलिए एक सर्जरी तो अगर हो जाती है, ठीक है, कीमो के बारे में भी मैंने देखा। हाँ। अच्छा, पहली कीमो करवाने गई तो सब बैठे हुए हैं, कीमो हो रही है, तो मैं बेड पे बैठ गई। मेरी आदत है सबसे दोस्ती कर लेती हूँ। तो स्टाफ आई, कह ली
आप पेशेंट के बेड पे क्यों बैठेंगे? मैंने कहा नहीं मैं खुद ही पेशेंट हूँ। कह रही आप खुद पेशेंट है या आप तो हंसी मजाक कर रही हैं, इन लोगों को बता रही हैं। तो कहेंगे आप लेट जाए आपकी ड्रिप लगेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं पढ़ती रही। मैं अभी इनको भी यही बता रही थी कि मैं वहाँ पे बड़ा हंसी मजाक वाला एक ग्रुप रखा हुआ था कि हम लोगों का कीमो का पीरियड मतलब बहुत अच्छा गुजरा। मतलब उसको हमने सर पे सवार नहीं किया, बल्कि मैं और दोस्तों को कर दी यार ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फ्रूट लेके जा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें लेके जा, जैसे जो डॉक्टर कहती थी। और मैं तो ज्यादातर डाइट वगैरह भी यूट्यूब पे उस पे देख के जी 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 यानी कि प्रॉपर वेल इन्फॉर्म चली। तो मुझे बताएं कि जब कीमो में जब बाल गिरने का जो प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं तो हाँ नहीं अच्छा उस वक्त ये था कि मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मेरी अम्मी के बाल, मेरे बाल बहुत लंबे थे, बहुत मशहूर बाल थे, बहुत सिल्की वो। तो मेरी अम्मी अच्छा वो कंघा नहीं करने देती थी मुझे। अम्मी कंघा नहीं करें बाल गिर गए। लेकिन मुझे वहाँ पे एक दो लड़कियों से सबसे मालूम किया तो कह लेंगी कि आंटी आप अपने बाल एक बैग में जमा करें और आप खुद जल्दी जल्दी कंघा करें। तो मैं कंघा करती थी। फिर मैंने एक बड़ा सा बैग बना लिया और वो मदिया बाल तो इतनी तेज़ी से गिरते थे इतनी। अब मेरी बेटी, मेरी अम्मी के बाल अच्छा फिर मैंने खुद यकीन करें अपने बालों पे सारा उतार के और रेजर फिरवाया। तो मैं तो बिल्कुल चुप यूँ बैठी थी। मेरी मासी रो रही थी जिसने मेरे बाल वो फाइनल साफ किए, बेटी रो रही थी, ये लोग मेरे बालों को दिख दिख के रो रहे हैं। मैं चुप बैठी। मैंने कहा अगर मैं रोई ना तो फिर इन लोगों को कोई नहीं संभाल सके। मासी कह रही बाजी बहुत हिम्मत वाली हैं आप, बहुत हिम्मत वाली। मैं कहा हिम्मत करूंगी तो आगे जाऊंगी। शादी जी आपकी बच्चियां कितनी बड़ी थी? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, वो उस वक्त मैट्रिक में थी, वो 15 साल की। भाई बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ उसने बहुत टफ पीरियड वो करा माशाल्लाह। वो 17 की हो गई हैं लेकिन उसने बहुत बहुत ज़्यादा। वो आपको संभालने वाली अकेली थी? मैं बेटे हैं वो दूसरे शहर में होते हैं पढ़ रहे हैं और हस्बैंड और बेटी। मतलब मैं हमने ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं था। मेरी ऑन कॉलेज उन्होंने मना किया था कि अपनी बीमारी जब तक 4 बड़ी कीमो आपकी कंप्लीट ना हो जाए ज़्यादा किसी से डिस्कस मत करिएगा। ओके वरना ये होगा अब मरी के जब मरी ऐ बेचारी ये वो कह लगी। मेरे हस्बैंड से कहती नहीं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस आप किसी को बताइएगा मत। कह वो जो फोन कॉल्स आते हैं वो तुम्हें कैसे हो गया? मतलब पता कुछ लोग तो इस उसमें थे कि बस अभी कीमो लगी अभी शादी आ गई। ये मुझे तो इस चीज से मैं खुद ही मैंने अपने आप को बचाया। मैंने अपनी सेहत अपने आप को सबसे ऊपर रखा। आप मुझे फरज जी बताएं कि आपको कब डायग्नोस हुआ था कि आपको कैंसर है? मुझे पिछले साल मई में पता चला कि मुझे यही फील होता है आम सी कोई चीज़ है, कोई केयर नहीं की, मसरूफ़ रही हर चीज़ में ये वो। एक दिन महसूस हुआ कि ब्लीडिंग सी हुई है। तो फिर मैं दूसरे दिन डॉक्टर फीना के पास गई हूँ, लियाकत नेशनल। तो उन्होंने देखा उनके पास पेशेंट बहुत होते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने देख कर कहा कि फ़रहत आपने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया है। मैंने कहा अच्छा। फिर बायोप्सी हुई, टेस्ट वगैरह हुए। फिर पता चला कि वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था, दूसरी जगह उनका टाइम लिया क्लिफ्टन में जाउद्दीन। वहाँ उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी 3री स्टेज है। अब मेरे बच्चे मेरे साथ थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा मुझे यूँ लगा कि कोई हल्की फुल्की चीज़ की आपको था कि आपको कैंसर हो सकता है। जब आप वहाँ ज़ियाउद्दीन भी गई अपने इलाज के, जब आपकी स्टेट आपको कहीं भी था कि बैक ऑफ द माइंड की शायद हो सकता है कैंसर ना? नहीं, मैंने यूँ वो जब सुना तो ये चाह रहे थे कि मुझे ना पता चले मेरी 3री स्टेज है। लेकिन मैंने सुना उससे और मेरे कोई धमाके नहीं हुए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अगर ये बीमारी आई तो मुकाबला ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। और जब मेरा बायोप्सी का टेस्ट हुआ, बायोप्सी हुई, उसे तो बेहोश करते ही नहीं, बहुत तकलीफ़ में हुआ। लेकिन उसके दूसरे दिन फिर बेटे के लिए रिश्ता देखने भी गई हूँ। 1 हफ्ते बाद उसकी मंगनी भी की मैंने और फिर मेरी टेस्ट शुरू हो गया। जल्दी में तो नहीं आपने देखना शुरू की कि नहीं जो लोगों को होता है ना कि हाय अगर जरा सी कुछ चीज़ में वो जहन में ख्याल ही नहीं था। ऑलरेडी आपकी चीज़ें चल रही थी, आपने वो कुछ डिस्टर्ब आपने नहीं कुछ नहीं किया। तो मंगनी भी होगी, उसके बाद फिर इलाज जारी था मेरा और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अब जब बालों की बारी आई है तो उसमें बाल तो खूबसूरत थे, अच्छे थे, करली थे, लंबे भी थे। फिर उसमें ये हुआ कि पहली कीमो में थोड़े से झड़े हैं जब, तो मैंने क्या किया कैप्स मंगवा ली थी। और उसमें यह था कि भी बेटी के ज़रिए सारे हटे बाल
और वो रो रही थी और मैं हंस रही थी। मुझे तो ये दोबारा आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि दोबारा ज़्यादा अच्छे आते हैं, ज़्यादा आ प्यारे जाएंगे। आते हैं। उसमें तो यही था कि आपने इलाज है ना उसे हंसकर करना है और ज़रा ताकत से ही करना है। जहन में कोई ऐसा कुछ नहीं रखा मैंने। पहली कीमो सख्त थी, सख्त से मुराद के ये नहीं हो कि मैं रोई हूँ या घबराई हूँ, कुछ नहीं। उसमें मैंने डॉक्टर से पूछा कि दवाइयाँ बच्चे दे तो रहे हैं लेकिन मुझे बताएं, मैं खुद खाऊंगी। नाश्ते से पहले, बाद में, सुबह शाम की, उसके बाद 15-15 दिन की 4 कीमो, फिर 6-6 दिन के बाद से। उसमें लोग व्हील चेयर पे जाते थे, मैं खुद चल के जाती थी, बच्चे हाथ पकड़ लेते थे मेरा। लेकिन उसमें ये होता था मैं तलावत सुनती थी, सूरह रहमान सुनती थी और उस दौरान में मुसलसल यही होता था, उससे पहले दरूद पढ़ती रहती थी। तो आपने फैमिली में किस को बताया? मेरा हम लोगों ने ये नहीं किया कि छुपाया उसको। अगर कोई पूछ रहा तो बच्चे बता देते थे, लेकिन ये नहीं बताते आज कीमो है, कल क्या होगा, ये होगा। ये चीज़ों से कटे पटे रहे तो बेहतर रहे, क्योंकि लोग कहते हैं फलां को हुआ था वो 10 दिन में मर गई थी। डराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इस इलाज में जो आपके घर वाले हैं जो ताउन कर रहे हैं उनका साथ होना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करें ख़वातीन के हवाले से, और क्योंकि ये मंथ है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, तो इसीलिए हमारे साथ कुछ सर्वाइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देयर इज़ अ वे टू टेल द पेशेंट कि आपको कैंसर है, आप इस स्टेज पे हैं, लेकिन इसका इलाज मौजूद है और अगर आपने ख्याल किया तो यू विल बी फाइन। और हमने देखा है कि लोग, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे न्यू बॉर्न बेबी, उनको कोई समझ नहीं होता। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली लोग आके ऐसे आपको बताते भी हैं, वो जो घर वाले हैं उनको पहले बताना कितना ज़रूरी होता है कि ये कैंसर पेशेंट है और आपने इससे ऐसे डील करना है। आपको पता है मेडिकल एथिक्स ये कहती है कि हमारे जो पेशेंट्स या कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से बड़ा है, एथिक्स ये कहती है कि हमें पहले उनको बताना होता है रादर देन फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, पूरी दुनिया में ये चीज़ फॉलो होती है कि पहले पेशेंट को बताना है, और अगर पेशेंट अग्री कर रहा है, परमिशन दे रहा है, तो आपने फैमिली मेम्बर्स को बताना है। हमारे यहाँ ये उल्टा है। हाँ, हम पहले फैमिली क्योंकि ये हमारा कल्चरल नॉर्म है, पहले फैमिली को बताना है। और फैमिली पहले एक दरवाजे में बोल देती है इनको नहीं बताइएगा, या इशारे कर देगी कि इनसे बात नहीं करना। क्योंकि थोड़ा सा माइंडसेट हमारा डिफरेंट है, थोड़ा सा लिटरेसी रेट हमारा डिफरेंट है, हमारे रिस्पॉन्सेज बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग वेमेन होती हैं, वो फेस कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, ट्रीटमेंट करवा लेती हैं। हमारी मेजॉरिटी फीमेल्स ऐसी नहीं होती हैं, वो गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, या बहुत ही इमोशनली लेबाइल होती हैं, तो उनके लिए जो है बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको समझाना। तो ये एक टेक्निक होती है, या ये एक एक्सपर्टीज़ होती है जो आपको ओवर द इयर्स आप सीखते हैं कि अच्छा ये सर्टेन फैमिली ऐसी है तो हमें उनसे इस तरह से बात करनी। कुछ लोग ऑलरेडी नॉलेजेबल होते हैं, जो देख लेते हैं अपनी रिपोर्ट्स, तो उनसे बिल्कुल उनसे बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ जो एक चीज़ है ना, इसके स्पेशली पता है हमारी तरीका होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि किसी से इन सेंसिटिव डायग्नोसिस पे बात कैसे करनी है। तो बिल्कुल चैलेंज होता है हमारे लिए, स्पेशली यंग फीमेल्स को बताना कि आपको ये डिजीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम फैमिली को बता देते हैं, या तो फिर फैमिली नहीं बताने देती मरीज़ को, या फिर फैमिली ऐसे बताती है कि मरीज़ को क्या, लो जी बस मैं तो गई। और हम बहुत सारी जगहों पे गलत तरीके से खबर ब्रेक करके अपने मरीज़ की विल पावर ख़त्म कर देते हैं, या उसको इतना डरा देते हैं कि उसका अंदर का सिस्टम भी जो है, जी बिल्कुल, अंदर का सिस्टम भी पूरा हिल जाता है। अच्छा, परवीन शकील भी हमारे साथ मौजूद है, ये एक और हमारे साथ सर्वाइवर, एक और फाइटर हमारे साथ हैं। परवीन जी, आपको कब पता चला था आपको कैंसर है? 2012 में। मेरा काफ़ी टाइम हो गया। जब मुझे पता चला तो मुझे तो सबसे ये समझी थी कि गुठली है, बस खाली इसका ऑपरेशन होगा, निकल जाएगी। जब डॉक्टर ने डायग्नोज किया, फिर आगा खान से वो हुआ टेस्ट, तो उसमें कैंसर आया। उस वक्त तो यकीन करें मैं बहुत परेशान हुई थी। सही बात है, मैंने घर पे आके पर्स ऐसे फेंका। और 4 बेटे थे। अब ज़्यादातर लोगों से यही सुना था, जब बच्चों को पीट कराई है आपने तो आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यही सुना था मैंने। लेकिन ये जहन में चल रहा था, क्यों मैंने तो अपने बस ये गलत तासर है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इतने पहले भी ज़माने में लोगों को, और अभी भी खैर अभी भी है, वो यही सोच के फिर उस वक्त तो इनके अब्बू ने, मेरे शौहर ने मुझे बहुत हिम्मत दी, तुमने इलाज तो करना है ना, ठीक तो होना है। फिर बस अल्लाह ताला से दुआ करी,
और फिर किसी ने बताया सूर्य मरियम पढ़ो, सूर्य मरियम तर्जुमे से पढ़ी, फिर अपने इलाज पर ही तवज्जो दी, फिर इलाज करना शुरू करा। लेकिन जब कीमो लगी उसमें भी बहुत परेशानी हुई मुझे, क्योंकि उसकी जो गर्मी जो थी ना वो बर्दाश्त नहीं होती थी, किसी तरह भी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती थी, चाहे जूस पी लें चाहे कुछ भी पी लें, एकदम ऐसा लगता था बहुत गर्मी है जिस्म के अंदर, घबराहट। नाश्ता भी दे रही हूँ उसमें, मेरे बच्चे का मेडिकल, अब्दुलरहमान मेरा छोटा बेटा था, उसने उसी साल है ना एडमिशन लिया था मेडिकल में, वो माशाल्लाह से अब डॉक्टर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बच्चा बड़ा ट्रॉमा लेते हैं माँ का ऐसे? हाँ बहुत, और इतना मेरे पीछे पीछे फिरता था, यकीन करो। अब बड़ा वाला बेटा तो मेरा नैरोबी में बैठा था, उसको पता नहीं था, मैंने फ़ोन करके नहीं बताया, लेकिन के मामू गए, उन्होंने बताया तुम्हारी अम्मी रो रही हैं, तुम्हें याद कर रही हैं मगर बता नहीं पा रही उनको मसला क्या है। फिर वो आया तो उसने इलाज पे कहा मैं जितना पैसा खर्च हो मैं फ्लैट भेज दूंगा अपना, लेकिन आपका इलाज होगा, आप जहाँ भी जाएंगे आप वहीं इलाज होगा। और वही किया उसने, मेरी सर्जरी हुई, इसने फ्लैट भेज दिया कि शायद ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैंने खुद, छोटा वाला बेटा जो है ना मेरा फुरकान, वो मुझे लाहौर लेके गया, कहने लगा वहाँ कम है, उसमें टेस्ट भी हो जाएंगे। फिर किरण से हमारी वो हुई, और बस अल्लाह का शुक्र है बहुत उस रब का, अल्लाह ताला की बस कि कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ के अपने आप को मजबूत करा तो जरा ये इलाज कर पाई। अच्छा, एक और बड़ा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम होती है जब आपकी ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती है तो आपका एक जो बॉडी पे अपना जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो एकदम ख़त्म हो जाता है। सो क्या उसका फिर ऑल्टरनेटिव दिया जाता है, क्योंकि अब साथ में कॉस्मेटिक सर्जरीज भी अब आ गई हैं जो कि हम ऑफ़र की जाती हैं ताकि वो औरत, ठीक है वो एक चीज़ से गुजरी है बट ऐसा नहीं कि हमारे पास मज़ीद वो चीज़ें हम उसको दोबारा से बेहतर नहीं कर सकते। मदीहा, जो ब्रेस्ट रिमूवल वाली सर्जरी है जिसको मैस्टेक्टमी कहते हैं, एक ज़माने में हर पेशेंट की जाती थी, ठीक है, अभी भी की जाती है, लेकिन उन पेशेंट्स की जाती है जिनका ट्यूमर बहुत एडवांस हो गया हो, बहुत बड़ा हो गया हो साइज़ में, जिसमें ब्रेस्ट रिमूव करना मजबूरी हो जाए डॉक्टर के लिए। मैस्टेक्टमी करना कंपलसरी नहीं होता है, बहुत सी ऐसी सर्जरीज मौजूद है जिसमें हम ब्रेस्ट को सेव भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ उस छोटे से जो अफेक्टेड एरिया है उसको रिमूव कर दें, ब्रेस्ट को एज इट इज 1 या 2 में पॉसिबल होता है अर्ली ट्यूमर्स में। इसीलिए मदीहा, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करे, अर्ली डायग्नोसिस, स्मॉल साइज ट्यूमर में प्रेजेंट करे। जितना ट्यूमर छोटा होगा उतनी सर्जरी भी आसान होगी, उतनी ट्रीटमेंट भी आसान होती है, उतना सर्वाइवल भी अच्छा हो जाता है। तो छोटे ट्यूमर्स हो, ब्रेस्ट रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप उस एरिया को क्लीन करके ब्रेस्ट सेव कर लेते हैं। अगर किसी औरत की मैस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट रिमूव करना कंपलसरी हो जाए तो हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, यानी उन्हें मसनूई ब्रेस्ट भी बना के दिया जा सकता है। इसमें बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, इम्प्लांट्स डल जाते हैं, जिस्म से पट्ठा जो मसल है उसको उठा के डाल दिया जाता है, फैट ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो अब ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में अडेप्ट हो रही हैं, लोग सीख के आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। वो ख़वातीन जो मैस्टेक्टमी के साथ रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाती या नहीं करवा सकती, तो उनके लिए फिर हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट, जिसको प्रोस्थीसिस कहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। हमारी क्लिनिक से वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, कॉटन के होते हैं, बहुत से लोग हमें डोनेट करते हैं जो हम पेशेंट्स को फ्री में देते हैं। पर ये क्या उसी वक्त लगाना, जब आप रिमूव करें ब्रेस्ट तो उसी के साथ लगा देना क्या सेफ है, या फिर आप उसको हील होने का टाइम दें एंड देन यू गो फॉर दैट? ओके, अगर हम कोई आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बॉडी के अंदर प्लेस कर रहे हैं यानी स्किन के नीचे, वो रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। वो ब्रेस्ट को बनाना या रिफॉर्म करना कहलाता है रिकंस्ट्रक्शन। वो आप उसी सर्जरी में भी कर सकते हैं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, जिसको डिलेड रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो तो पेशेंट की स्किन के नीचे डाल दिया जाता है ब्रेस्ट का शेप बनाने के लिए, ताकि उसे गारमेंट्स, अपना लिबास पहनने में प्रॉब्लम नहीं हो। वो ख़वातीन जो रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाती, जो फ्लैट चेस्टेड रहती हैं, उनको हम वो प्रोस्थीसिस प्रोवाइड करते हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी, कॉटन या सिलिकॉन के, जो स्किन के बाहर रखते हैं और गारमेंट्स के अंदर, तो उससे एक इनकी शेप मेंटेन होती है, और वो कॉन्फिडेंस वो खराब एंड दे फील कॉन्फिडेंट। अच्छा जी, ये ज़रा ख़वातीन स्पेसिफिकली चले हम आपसे, ये तो है और हम आपको इसीलिए जो हम ये आज खुल के बात कर रहे हैं उसका मकसद भी यही है कि अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम सर्च कैसे करनी, जैसे शाजिया जी तो बड़ी प्रो थी, उन्होंने सर्च भी कर ली, अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट मेरे शो के थ्रू आपको पता चलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर खुदा न खासा अगर आपको हो जाए तो अपनी कुछ एहतियात के हवाले से मैं ज़रा आफ्टर केयर की हवाले से बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं अभी एक रिसर्च करी थी, मैंने डॉक्टर साहबा को दिखाई भी, मैं पढ़ रही थी मैं,
उसमें ये था कि आप पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की एक सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह ये भी है कि जो आजकल हमें जो है बड़े चीप और बड़े गली मोहल्लों में आपको कलर्स मिल जाते हैं, बालों के कलर्स जो कि आप लगाते हैं, इनके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो कि आपके कैंसर को बढ़ावा देता है और जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि आप अगर महीने में, ठीक है आपको करना है, आपने बाल डाई करने, आप अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा डाई लगाएं। ये जो चीप और जो वेरीफाइड नहीं होते, वो आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी कंपनी आप लगा लेते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। देन एक और चीज़, मैंने इतने शोज़ किए हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, लेकिन उसका मुझे पता नहीं था, वो ये था कि ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप खाते हैं वो भी, डॉक्टर साहबा ये तो ये क्यों नहीं चीज़ें लोगों को बताई जाती कि इन चीज़ों की वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है, इफ़ नॉट ब्रेस्ट आपको ओवरियन कैंसर हो सकता है। ओके, सो मदिया, इसमें हर दवाई, चाहे वो पैनाडॉल ही क्यों ना हो, हर दवाई जो हमारी मेडिकल फील्ड में अवेलेबल है, सब दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, ओवरडोजेज में या किसी ना किसी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सारी रिस्की नहीं होती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं, फीमेल की बॉडी हार्मोन्स, हमारी बॉडी में नेचुरली जो हार्मोन्स हैं उन्हीं का एक सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स के नाम से, जो प्रेगनेंसी को होने में रोकते हैं। ठीक, ईस्ट्रोजेंस वो हार्मोन है, हमारे नेचुरल हार्मोन्स हैं, बट ईस्ट्रोजन वो हार्मोन्स है जिनकी आप अगर एक्सेसिव कंजम्पशन करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सूरत में, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। अब बहुत सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं जो सेफ हैं, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं। जहाँ पे ईस्ट्रोजन ऐड हो गया, हमारे ज़बान में उसको कंबाइंड पिल्स कहते हैं, वो फिर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे मदिया मैं एक चीज़ ऐड करती चलूँ कि ये सारे कंपाउंड्स और ये सारी रिस्क फैक्टर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते तो हैं, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि अब ब्रेस्ट कैंसर हो के रहेगा। इट इज़ नॉट 100%। लेकिन रिस्क तो बढ़ा देते हैं ना, हमारी ऑलरेडी इतनी आबो हवा भी अच्छी साफ नहीं है, हमारी ग़िज़ा भी साफ नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये तो फिर ऑफ कोर्स ये एक अवामिल तो बन जाता है ना उसको बढ़ाने में। तो ये रिलेटिवली बिल्कुल मिनिमल रिस्क बढ़ाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी ये है कि कंटिन्यूस अगर 5 साल तक औरत इस्तेमाल करे, 5 साल तक, तो रिस्क बढ़ जाता है, और अगर उसके बाद वो 5 साल तक छोड़ दे तो वापस रिस्क नॉर्मलाइज हो जाता है। सही। एज अ फीमेल, मैं भी फीमेल हूँ, आप भी, एज अ फीमेल हम कभी अपने रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, गाड़ी चाहे मेहरान हो या मर्सिडीज हो, एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा रहता है। ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। मैं तो इतनी ख़वातीन को देखती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो अच्छी एक्सरसाइज भी करती हैं। मैं फिल्म एक्ट्रेसेस को देखती हूँ जो कि ज़िंदगी में डाइट कर कर के मतलब लिटरली मर जाती हैं, जो एक्सरसाइज कर कर के, उनको भी एंड में रिस्क। मैं एंजेलिना जोली को देखा, उन्होंने तो दोनों अपनी ब्रेस्ट रिमूव करवा दी इस खौफ से। एंजेलिना जोली का जेनेटिक जीन्स की खराबी है, जीन्स की, जैसे पता चला तो उसने ये कर दिया। फिर हम बहुत सारे से केसेस देखते हैं कि अच्छा जी, हमारे पाकिस्तान में तो समहाउ इतने खुल के बात नहीं करते, लेकिन इंडिया में लोग बहुत खुल के बात करते हैं, हॉलीवुड में लोग बहुत खुल के बात करते हैं कि हमें था, हमें ये कैंसर था, हमें ये कैंसर था। तो अगेन वही मेरी बात की, ये सारे जो चीज़ें हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका साइंस को अभी पता नहीं चला है। 80%, 80% से ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उनके होने की हमें वजह अभी नहीं मालूम है। ठीक है, बाकी 15 से 20% कैंसर्स वो हैं जो कि केमिकल से हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से हो गए, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो गए, जीन्स की खराबी, लाइफस्टाइल, ये तो सिर्फ 15 से 20% में फॉल करते हैं। 80% केसेस में हमें वजह नहीं मालूम होती। ये देखिए कितनी खौफनाक बात है, लेकिन जहाँ पे हम कट कर सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अच्छा शाज़ी जी, आपको आफ्टर केयर फिर क्या बताई? आपकी कीमो भी हो गई, फिर आपकी रेडिएशंस भी हुई, कौन सा प्रोसेस आपको वैसे ज़्यादा तकलीफ से लगा? वैसे तो देखिए, सबसे आसान तो रेडिएशन है, जिससे लोग घबराते हैं, लोगों को पता नहीं है, सबसे आसान है, सबसे कूल है। और ऑपरेशन तो डिलीवरी में, अच्छा कीमो में बस ये था कि वो जो वीकली थी ना, उसमें मुझे थोड़ा वो होता था कि मतलब जा क्यों रहे, क्योंकि एक हुई, 2-3 दिन तबीयत डाउन हुई, सही होने लगे, फिर भाई फिर सैटरडे आ गया, फिर सही हुआ, फिर सैटरडे। आपको तो सैटरडे खौफनाक लगता होगा, सैटरडे आने से पहले डर जाती होंगी। तो बस ये ज़रा मुझे थोड़ा तकलीफ तो होता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इलाज तो कंप्लीट करवाना है। जब सारे इलाज में कंप्लीट हो गए तो फिर जब सैटरडे आता था तो मैं खुश होती थी, मैं बहुत खुश होती थी, घर में होती थी, बेटी के साथ होती थी,
और हस्बैंड भी होते थे तो फिर एंजॉय कर, मैं कहती ये टाइम भी आ गया। अच्छा, मुझे ये टाइम भी आ गया, हाँ, अच्छा टाइम आ गया, गुड टाइम। हाँ, आफ्टर केयर क्या है उसकी? मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो कि ज़्यादा केयर नहीं करते, वो फिर उसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ दोबारा चले जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठी, मैं अपने हाथ का बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छा, वज़न नहीं उठाना है और कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे बहुत ज़्यादा थकन हो। ठीक है, मैंने देखा मेरी दोस्तें बहुत काम करती हैं, हाथ सूज जाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करती हूँ। और मैंने वो जो कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर, जी कैंसर सर्वाइवर, अब आपकी सारी बेस्ट फ्रेंड्स बाकी हुई क्योंकि जी वही समझ, तो उनको भी मैं कहती हूँ, लेकिन वो जब वो वाली बात होती है, एक दफ़ा घरों में गई तो बस घरों की दुनिया में मगन हो गई। मैं प्रॉपर रोजाना रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करती हूँ अपने हाथ की, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मेरे हाथ पे बर्डन पड़े। जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, जैसे यहाँ इससे ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवा सकते, ब्लड नहीं दे सकते, वजन नहीं उठा सकते, मैं ये सब करती हूँ एहतियात। बल्कि अपनी दोस्तों को भी याद दिलाती रहती हूँ। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करती कि देखिए मुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे इमरजेंसी में भागना पड़े। और यही मैंने कीमो और सारे ट्रीटमेंट के दौरान मैं किया। मैं एक दिन भी मत दिया, अल्लाह का शुक्र है मैं कभी इमरजेंसी में नहीं गई, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करती थी। ये लोग कहते थे दर्द होता है, मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि इतना तो बर्दाश्त करना है। लेकिन हर उसमें मैं बहुत पॉजिटिव रही, डॉक्टर से पूछती रहती थी, जब जाती थी तो मुझे नेक्स्ट टाइम मैं और फ्रेश होती थी। देखिए भाई, ये एग्जाम्पल तमाम तर ख़वातीन के लिए कि जो कि इस वक्त इस पेन से, इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी विल पावर दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आफ्टर केयर में क्या क्या चीज़ें आपके लिए भी आ गई, और फिर जैसे मेडिकेशन है वो कितने ऐसे चलती हैं? महीनों लग जाते हैं उसमें। मेरा कंप्लीट इलाज जो हुआ है 16 मंथ में हुआ है, उसके अलावा ऑपरेट हुआ फिर। लेकिन जब 6-6 दिन की आने लगी कीमो, तो उसमें इंतज़ार होता था जल्दी है, जल्दी ख़त्म हो, और उसमें वीकनेस बहुत हो जाती है। और फिर ऑपरेट का हुआ मसला तो मैं खैर नहीं कहूँगी, कि दुआ मांगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और जिस दिन आपको पता चला आप कैंसर फ्री हो गई हैं, तो तब फिर आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया? बच्चों ने कैसे सेलिब्रेट किया? बच्चे खुश थे, मैंने गाना भी गाया। आज मैं ऊपर आसमान नीचे खुशी से गाने गाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और बहुत अपने आप को हल्का फुल्का महसूस किया। डॉक्टर्स बहुत अच्छी थी, स्टाफ अच्छा था, और हमारे पास इलाज उसका मुमकिन है, हमारे पास है इलाज। आपको जब पता चला कैंसर फ्री, तो आपने इसको फिर कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से कहा, देखिए ये टाइम भी आ गया, आप कह रही हैं शाज़िया तुम कैंसर फ्री हो। मैंने कहा एक टाइम वो भी था, कहेंगे हाँ गुड, उन्होंने मुझे यूँ थम्स अप किया, आप तो बस रहने दें, आप तो शुरू से नंबर 1 थी। अरे क्या उन्होंने ये कहा। और मैं अपने स्टाफ के लिए चॉकलेट्स लेके गई थी। अच्छा। जब मेरी कीमो लास्ट थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ख्याल रखा था और अच्छा हंसी मजाक था। फिर जब मेरे इंजेक्शन भी आपको देनी चाहिए थी, आपने भी उनको बहुत हंसाया होगा। वो कहने लगी कि भाई चले, मैं असल में खुद लेके गई थी उनके लिए। तो जब मेरे इंजेक्शन लग रहे थे तो मुझसे स्टाफ कहने लगा जब लास्ट इंजेक्शन होगा ना, चॉकलेट दोबारा से लेकर आएगा, क्योंकि फिर तो आप चली जाएंगी। तो फिर मैं उनके उस पर लेके दोबारा से चॉकलेट सबके लिए लेके गई थी। सही। अच्छा, आपको जब पता चला था कि आप कैंसर फ्री हैं, तो फिर वो मुझे उस लम्हे के वाले से बताइएगा। मैं भी आपके साथ वो लम्हा दोबारा जीना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरा बेटा चला गया था ऑपरेट करवा के, तो मैंने सबसे पहले उससे ही बात करी थी। मुझे अपने बेटा से बहुत मोहब्बत है, शाम से, तो मैंने उसी से बात करी खुल के। लेकिन लगा आज बहुत खुश है, मैंने कहा हाँ बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा उसी से बात करके खुशी होती है। और वो है ऐसा कि बस मेरे लिए रोता था जब उसको पता चला, और फौरन आया, रोया कि अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। हिम्मत मुझे मेरे शौहर ने दी और मेरे बच्चों ने दी। मेरे बहन भाइयों ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, सारे बहन भाई मेरे साथ लगे रहे, बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, वो कहते हैं ना मरीज की आधी बीमारी तो तभी खत्म हो जाती है डॉक्टर साहबा, जब उसके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हों, उससे फ्रेंडली हों, और जब उसके घर वाले इसको बड़ी अच्छी हिम्मत देने वाले हों। तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर, अब जो हमारी ख़वातीन हमें देख रही हैं, मतलब ये तो हमारे साथ बाहिम्मत ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन उनको ज़रूर बताएं कि हाँ इलाज बिल्कुल मुमकिन है, तशख़ीस अगर प्रॉपर वक्त पे हो जाए तो। अगर मेरे सामने टेबल पे पूरे जिस्म के कैंसर्स रखे हों, लंग कैंसर, पैनक्रियाज, ब्रेन, ब्रेस्ट, और मुझे कहा जाए कि एक कैंसर चूज़ करो जो तुम्हें चाहिए,
मैं ब्रेस्ट कैंसर चूज़ करूँगी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक वाहिद वो कैंसर है जो काबिल इलाज कैंसर है। बाकी भी ट्रीट हो जाते हैं, उनका इलाज मुख्तलिफ है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक वाहिद कैंसर है जो ट्रीट हो सकता है, कम्प्लीटली क्योरेबल है। सिर्फ इसकी एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि इसकी जल्द तशख़ीस हो जाए और बर वक्त इलाज हो जाए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुठली बनी, इग्नोर हुआ क्योंकि दर्द नहीं हो रहा था, ये डिले कर रहा है। अगर आपको ब्रेस्ट में किसी भी तरह की कोई तब्दीली महसूस हो रही है, चाहे वो गांठ हो, ब्लीडिंग हो, ब्रेस्ट या बगल में, स्किन में चेंजेस हो, स्किन की शेप ख़राब हो रही हो, निपल की शेप ख़राब हो रही हो, किसी भी नई तब्दीली अगर आप अपने ब्रेस्ट में नोट कर रहे हैं, प्लीज़ एक माकूल डॉक्टर से चेकअप कराएं और अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं। जल्दी आइडेंटिफाई होगा, जल्दी डिटेक्ट होगा, बर वक्त इलाज होगा, उसका सर्वाइवल उतना ही अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा, मेहरान हो या मर्सिडीज़, एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा है। वन हैज़ टू बी केयरफुल। अपने आप को चेक करते रहें, अपने आप को फ्रीक्वेंटली, जो साल में एक दफ़ा मैमोग्राम कराया जाता है 40 साल से बड़ी ख़वातीन का, वो कराया जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है, आप खुद चेक कर रहे हैं या आपके डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। अगर डॉक्टर मशवरा दे रहा है बायोप्सी का, तो प्लीज़ करवा लें, मैमोग्राम का प्लीज़ करवा लें, उसको इग्नोर ना करें। खुद ब खुद ये जाने वाली चीज़ नहीं है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और इसमें तो खुदारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को बिल्कुल हाथ मत लगाएं, सीधा गो टू योर डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं एंड गेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली चेक्ड और अपना प्रॉपर जो है इलाज भी कराएं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप लोग मेरे शो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हिम्मत और हौसले की मिसाल बनकर इन खवातीन के जिस तक हमें देख रही हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम यूजुअली हमारे शो में जो टॉपिक्स होते हैं वो ख़वातीन की हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं, बच्चों की हेल्थ पे बात करते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में क्या देना चाहिए, बच्चों की डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ निकाल देनी चाहिए। हम इन तमाम तो चीज़ों पे बात करते हैं। बच्चों के सामने जो है वो झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, हम सब पे बात करते हैं। लेकिन एक हेल्थ जिस पर हम बात नहीं करते वो है बच्चे की मेंटल हेल्थ। और हम कहते हैं भी छोटे से बच्चे को मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी ऐसे ट्रॉमे में आ जाता है कि बच्चा स्पीच डिले का शिकार हो जाता है। उसको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो शिकार हो जाता है, उसकी लर्निंग भी स्लो हो जाती है। थोड़ा सा बढ़ते बच्चे आगे, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मुझे अक्सर माएँ कहती, मदीहा प्लीज़ इस हवाले से तो ज़रूर बात करें अपने शो में कि मेरा बच्चा अपनी क्लास में जाता है, 100 बच्चों की क्लास में मेरे बच्चे का कोई दोस्त ही नहीं है, वो कोई दोस्त ही नहीं बनाता, उसका कोई दोस्त ही नहीं है। मुझे इसके वाले से डर है कि बड़ा होकर क्या करेगा। तो इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एलिया बतूल, जो कि CEO पाकिस्तान ऑटिज़म सेंटर की हैं, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एलिया जी, मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगी सुबह के समय में। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर मलिहा नाज मौजूद हैं। डॉक्टर मलिहा से आपकी सुबह का समय में पहले भी मुलाकात हो चुकी है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे भी ज़रा हम इसके जो नफ्सियाती पहलू हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड वेलकम टू सुबह का समा। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये कि जो स्पीच और लैंग्वेज में क्या इसका डिफरेंस क्या है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों को जो है इवन थेरेपिस्ट को भी इसमें डिस्टिंग्विश करने में या पहचान करने में मसला आता है या बताने में। स्पीच से मुराद ये होती है कि जो हम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चा जो आवाज़ निकाल सकता है, अल्फाज बोल सकता है, वो स्पीच रिलेटेड चीज़ होती है। और लैंग्वेज से मुराद ये होती है कि जो हमारी बातचीत से रिलेटेड है, कि हम जो वर्ड्स बोलते हैं उसकी समझ रखता है बच्चा या नहीं रखता, ये लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। तो अगर प्रोडक्शन में इशू है, यानी कि बच्चा साउंड नहीं निकाल पा रहा, अल्फाज बोल नहीं पा रहा, तो उसको स्पीच का इशू आ रहा है या क्लैरिटी नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा या हमारी समझ नहीं पा रहा, हाँ। तो उसमें फिर लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस इसका ये है। ठीक है, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वी डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड इट। हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको डील कैसे करें। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि नहीं, बच्चे को लर्निंग, ये नहीं कि बच्चा नालायक है या बच्चा लर्न नहीं करना चाह रहा, बच्चा ऑटिज़म की किसी ना किसी स्टेज पे फॉल कर रहा होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, इसके अंदर देखिए कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं।
जितना अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे आजकल हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है या अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कम से कम चीज़ें मिस होती हैं बच्चे की, हम उसको आसानी से सिखा सकते हैं। अब इसके अंदर रेड फ्लैग्स के अंदर क्या चीज़ है, अगर बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप छोटी सी उम्र में ये चीज़ें देख सकते हैं। 7-8 महीने का बच्चा है, वो आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई, इतना अर्ली भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं आप कि आवाज़ पे बच्चा ना पलटे। कुछ कंफ्यूजन ये भी, क्योंकि आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, एलिया आपने नोट किया होगा कि बच्चे अपने नाम पे नहीं करते, लेकिन हाँ वो पर्टिकुलर म्यूजिक उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे जी। तो क्या ये भी वो रेड फ्लैग है? जी बिल्कुल, इसके अंदर यही चीज़ है कि जब वो अपना नाम पे पलट नहीं रहा, बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो गया है, छोटी छोटी रिक्वेस्ट अगर आप करें कि रिमोट उठा दो, बैग उठा दो, सामने चीज़ पड़ी है लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है, अपनी दुनिया में एक मगन नज़र आ रहा है, एट टाइम्स रिस्पॉन्स देता है, एट टाइम्स नहीं देता, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी ये लगता है कि नहीं मेरा बच्चा सुनता तो है, क्योंकि कभी कभी वो अपने नाम पे भी पलटता है। तो ये जो अर्ली साइंस होते हैं इससे लेबल नहीं करना चाहिए, आपको असेसमेंट फिर करवानी चाहिए। और बच्चे की जो जो काम वो नहीं कर रहा एज अप्रोप्रिएट, आप अपने इर्द गिर्द, वैसे तो बच्चों को हम कहते हैं कि कंपेयर ना करें, लेकिन एक अपने जैसे होते हैं ना फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं कि गर्दन कब ठहरी, बच्चा बैठा कब, बच्चे ने क्रॉल कब करना शुरू किया, ये देखने में बड़े आसान होते हैं, आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। इसी तरह लैंग्वेज के भी होते हैं, इसी तरह सोशल स्किल्स के भी माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चा जो है कडल करना पसंद कर रहा है, आवाज़ें निकाल के अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है या नहीं कर रहा, स्माइल बैक करता है कि नहीं करता। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है निशानदेही कर रही होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है। तो वो जो मिसिंग पार्ट है उसके लिए आप खुद भी कोशिश करें बच्चे को सिखाने के लिए कि बच्चा कॉपी करना स्टार्ट करे, और आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाएं। तो क्या फिर इसका कोई मतलब इससे बच्चा बेहतर हो सकता है कि बच्चे को जो ऑटिज्म वाला फैक्टर है, जो हमें लग रहा है कि बच्चा हमारा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो ओवरकम उसको कर सकता है? देखिए बिल्कुल, ऑटिज्म जो है ना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वैसे, ठीक है, तो ऑटिज्म जाता कहीं नहीं है, वो रहेगा अपनी जगह। जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन किसी को हो जाए तो वो मैनेजेबल होती है, इसी तरह ऑटिज्म मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं है क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें, जो सोशल स्किल्स में कमी नज़र आती है या कम्युनिकेशन में कमी नज़र आती है कि लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही, ठीक है, आपके बातों के ऊपर वो समझ के आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए बच्चे को इंटरवेंशन दे के सिखाई जा सकती हैं और उसको मैनेजेबल बनाया जा सकता है, फंक्शनैलिटी की तरफ लाया जा सकता है। तो जितना अर्ली हम थेरेपीज़ को स्टार्ट कर देते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा एलिया, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चे हमें सुन रहे होते हैं और हमें रिस्पॉन्ड भी एक तरह से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे होते। आप उनका नाम ले, वो आपको मुड़ के भी देखेंगे, तो फिर वहाँ पे लोग कहते हैं भाई आप बच्चा बात कैसे करेगा क्योंकि आप इससे बात नहीं करते। हाँ, इसके अंदर बिल्कुल एक अभी हमारा जब डिस्कशन हो रहा था तो हम यही कह रहे थे कि देखें, सिर्फ स्पीच डिले को अगर हम देखें तो खाली ऑटिज्म की वजह से नहीं होता, वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से भी हो सकता है, कम्युनिकेशन का कोई दूसरा डिसऑर्डर भी हो सकता है, स्पीच एंड लैंग्वेज का उसको कोई दूसरा डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमने तो एक लफ्ज़ सीख लिया ना, बच्चा ज़रा सा आपको लगे कि जी कहीं ज़रा लेट है, कुछ भी है तो आपके लो जी ऑटिस्टिक है। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, आप नहीं कहना ऑटिस्टिक है, क्योंकि हमने एक लफ्ज़ सीख लिया। जो लफ्ज़ समझ में आ जाता है बस उसके तो हम मत मार देते हैं ना उसको बार बार कह के। तो हमें बहुत सारी चीज़ें, आप देखें नेटफ्लिक्स पे गुड डॉक्टर्स जो है वो एक सीरीज़ वहाँ पे मौजूद है, और इससे आपको पता चलता है कि भी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड ही डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको बॉदर करती हैं। लाइट जो है वो फ्लिकरिंग लाइट उसको बॉदर करती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ उसको बॉदर करता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको ज़रा सा भी ऑटिज़म या किसी टाइप ऑटिज़म की कोई भी टाइप हो वो आगे जिस भी स्पेक्ट्रम पे वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ये जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मलिहा कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, अदर देन ऑटिज़म, हमारा बच्चा आजकल जिसका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं खुद क्योंकि स्पेसिफिकली व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट इट, मेरा बच्चा भी, क्योंकि जब छोटा होता है होता है कि अब हम दिखा देते हैं, बच्चों को स्क्रीन दिखा देते हैं बच्चे को बहलाने के लिए, अगर घर पे ना हो या आप लोग ऑफ कोर्स वी वर्क, तो उसमें फिर बच्चा इतना दुनिया में गुम हो जाता है। फिर वही वाली बात कि बच्चा कहीं ना कहीं से हल्का सा ना उसी दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है, और कहीं उस वजह से भी होता है कि आप बच्चे का नाम लें या बच्चे को कुछ कमांड दें तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनता। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसमें?
ओके देखिए, इसके लिए ये होता है कि जैसे इलिया ने भी मेंशन किया कि जो स्पीच डिले है वो किसी एक रीज़न की वजह से नहीं हो सकते, एक बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से होता है। तो जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, और ऐसा भी है कि बहुत सारी माएँ, क्योंकि आजकल वो यूट्यूब और गूगल पे बहुत सर्च कर लेती हैं और वहीं से वो खुद से सेल्फ डायग्नोज कर लेती हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा या तो ऑटिस्टिक है या ADHD की तरफ है या उसको कोई स्पीच या लैंग्वेज का कोई डिसऑर्डर है। तो जब वो इस मसले की वजह से हमारे पास आते हैं तो फिर हम, क्योंकि एक प्रॉपर असेसमेंट का प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं और प्रॉपर असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को रूल आउट करते हैं। सबसे पहले कि उसमें कोई हियरिंग का इशू तो नहीं है, फिर उसके बाद ये वो हियरिंग टेस्ट तो उसका बचपन में ले ली, जब वो पैदा होता है तो लिया जाता है। उसके अलावा हम और बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि उसका कोई न्यूरोकॉग्निटिव इशू तो नहीं है, उसकी टंग टाई या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लेफ्ट का कोई इशू तो नहीं है, और ये सारी चीज़ों को हम रूल आउट करते करते, और उसके अलावा कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इशू तो नहीं है, ADHD का या ऑटिज्म का कोई इशू तो नहीं है, करते करते फिर हम एंड में इस चीज़ पे आते हैं कि कहीं स्टिमुलेशन का इशू तो नहीं है। क्योंकि देखिए, स्टिमुलेशन का इशू फिर यहीं से आता है कि जब एक बच्चा है उसके साथ, क्योंकि कोई घर में बात करने वाला नहीं है, ठीक है, और जब हम घर पे पहुंचे बहुत सारे काम के बाद तो बच्चे को हमने मोबाइल दे दिया, या बच्चा सारा दिन स्क्रीन के साथ बिजी है, तो वो हमने स्टिमुलेट ही नहीं की उसकी स्पीच, या हमने उसको इस बात पे लाई ही नहीं कि आप बात नहीं करना है, इसको बेटा अल्लाह पाक ने ये नेमत दी, उसको इस्तेमाल करना है। और इसमें एक और बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई बच्चा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो बच्चा कहता नहीं है और हम उसकी ज़रूरत उसके कहने से, फॉर एग्जांपल वो पानी, हमें लगेगा इसको पानी चाहिए तो हम पानी दे देंगे, उसको कोई चीज़ चाहिए, हम उसको उस पॉइंट पे नहीं लाते कि वो हमसे मांगे, ठीक है, तो उसकी हर नीड पूरी हो रही है, और वो उसी, क्योंकि उसकी वर्ल्ड वही है, वो जो स्क्रीन में देख रहा है, क्योंकि देखिए जब वो म्यूजिक बजेगा या वो कैरेक्टर सामने आएगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए ये एक मसला इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत दफ़ा कोई रूट पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल या कोई भी मेडिकल इशू। लेकिन मलिया मुझे बताइए, यूजुअली ना हमें आदत है, ठीक है, गूगल हमारे पास एक चीज़ आ गई है, कुछ भी चीज़ें हम सबसे पहले हम उसको खुद गूगल करने बैठ जाते हैं, उसमें फिर जो भी चीज़ें आप समाओ कहते हैं कि हाँ भाई ये तो हमारे साथ मसला है, अच्छा भी मेरे बच्चे ने तो उस दिन ये भी किया था, अच्छा भी मेरे बच्चे ने तो ये भी किया था। वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो चाहे वो हो ना हो, लेकिन फिर आपने जो उससे तासुर लिया ना, आपने वो अपना जाके बच्चे पे एग्जीक्यूट कर देना, तो बच्चा समहाउ बच्चा उससे इफेक्ट हो रहा है, और बच्चा हम उसको ओवरवेलम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। हमने, क्योंकि हम खुद अपने अंदर एक डर लेके बैठे हुए हैं और हमने खुद चीज़ें सर्च की हैं और हम उस डर में आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इस तरह के, जिसमें मदर्स ने खुद से सोचा, कुछ सिम्टम्स उनको लगे कि ये सिम्टम्स हैं, और मैंने गूगल पे देखा था या मैंने यूट्यूब की इस वीडियो में देखा था कि इन सिम्टम्स के साथ बच्चे में जो है ये वाला डिसऑर्डर है, तो वो खुद से सेल्फ डायग्नोज करके वो बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, और उस मसले के साथ वो फिर हमारे पास आते हैं कि देखिए मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, आप इसकी असेसमेंट कर दें या डायग्नोसिस दे दें। तो ये वाला इशू बहुत कॉमन हो। सही। अच्छा, मुझे आप एलिया ये बताइएगा, जो बच्चे स्पेसिफिकली जो ऑटिज्म के किसी ना किसी, हम देखते हैं कि इस पे लेवल पे होते हैं, व्हाट्स अ नाइस वे टू डील विद देम? ये तो घर वालों से, लेकिन सोसाइटी के लिए भी मुझे बताएं कि उनके लिए भी एक्सेप्टेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस मर्जी इसके स्पेक्ट्रम पे हों, आपको पता होना चाहिए कि आपने उनसे डील कैसे करना है। बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि कुछ चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा होता है अपनी डिसऑर्डर की वजह से, और कुछ चैलेंजेस उसको हम सोसाइटी वाले दे देते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी अवेयरनेस होगी, तो उसमें ऑटिज्म के बारे में, इसीलिए जैसे ऑटिज्म की आगाही का दिन भी मनाया जाता है, आप नेट के ऊपर जैसे गूगल पे हमने बात की, तो ऑटिज्म की प्रेवलेंस भी खैर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और जैसे स्क्रीन इंड्यूस, जैसे अभी आपका डिस्कशन जो चल रहा था कि स्क्रीन इंड्यूस सिम्टम्स आ रहे होते हैं और पेरेंट्स को लग रहा होता है कि शायद बच्चा स्पेक्ट्रम पे ही आ गया है। तो इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आपने जो डीलिंग अगर बच्चे के साथ करनी है तो वो मौका देना है बच्चे को एडजस्ट होने का, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सेंसरी ओवरलोडिंग होती है बाज़ दफ़ा बच्चे को, कि उसको लाइट्स पसंद नहीं है, उसको साउंड पसंद नहीं है, वो उसके लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है। अगर तो आपने उसको सेटल करने के लिए अगर दूसरा कोई एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, तो हमारे पास मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो हमारी पार्क्स हो सकते हैं, हमारे जो आपके रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, जितनी भी जो आप सोशल गैदरिंग की जगह होती हैं, शादी हॉल्स हो सकते हैं, तो कुछ सेंसरी कॉर्नर्स होने चाहिए जो सूदिंग और कामिंग सिचुएशन, अगर बच्चे के टेंट्रम्स आपको नजर आ रहे हैं कि बच्चा ओवरवेलम हो गया है, जैसे हम कहते हैं ना बच्चा बड़ी बदतमीजी कर रहा है, ये तो सुनेगा ही नहीं
अब समझेगा ही नहीं, या पेरेंट्स जो हैं इसको तमीज़ नहीं सिखाते, आम उसके अंदर जैसे फॉरेन लेबलिंग एक इस तरह की चीज़ शुरू हो जाती है। तो अब उसके अंदर क्या चीज़ है, वो तो चैलेंजेस उसके डिसऑर्डर के दिए हुए हैं, उसको वो टाइम लगेगा उसमें एडजस्ट होने के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जो है वो जानबूझ के ये बदतमीजी नहीं कर रहा, जितना दबाएंगे वो तो बेचारा और उछलेगा। एग्जैक्टली, तो उसके अंदर आपको उसको एडजस्टमेंट करने के लिए माहौल देना पड़ता है और उसके लिए रेडीनेस होनी चाहिए। तो रेडीनेस होगी हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर, तो हम सबको एक साथ लेके चल सकेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट सोसाइटी में, अगर घर की जरा बात करो, शुरुआत करें, बच्चा अगर लेट भी बोलना शुरू करे ना, तो जो नानियाँ दादियाँ होती हैं ना, समहाउ मतलब मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, वो सबसे पहले जो ब्लेम है ना वो माँ पे शिफ्ट करना शुरू कर देती कि अच्छा अभी तक इसने बोलना शुरू नहीं किया, लो जी माँ को फुर्सत मिले तो माँ बच्चे को कुछ सिखाए। तो इसका क्या हल है, मतलब इसका क्या इलाज है कि क्या सिर्फ माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी आपने माँ बाप की बात की, इसमें बाप भी कम ब्लेम लेते हैं। कोई अगर बाप आप कहते हैं ना कि जी लगता है आपका बच्चा स्क्रीन टाइम इसका बहुत ज़्यादा है, तो बाप ये नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, कहता है अच्छा मैं आज बताता हूँ। वो तो बीवी से कहा क्यों उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, तो बाप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिर्फ माँ को ही दे देते हैं। इसमें पूरी फैमिली का ही रोल होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे अभी छोटे बच्चे के साथ जो लोग भी घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। अगर बच्चे को स्क्रीन के साथ छोड़ देंगे तो वो वन वे है, वो वहाँ से बस बोल लर्न कर रहा है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को पोएम्स आती हैं, वो लेटर्स जानते हैं, अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, नंबर जानते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन या प्रॉपर लैंग्वेज जो फंक्शनल लैंग्वेज है, अपनी बात बताना, वो उनको नहीं आता। ये जैसे सर आप अभी जो बात कर रहे थे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि बच्चा जो है वो कभी कभी तो बोल लेता है और कभी कभी नहीं भी बोल रहा, तो क्या ये स्पेक्ट्रम पे या कहीं ऐसी जगह पे आ रहा है या ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें रूल आउट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि क्या वो अपनी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट कर रहा है, और जिस वक्त बोलता है उस वक्त क्या एज अप्रोप्रिएट चीज़ें बोलता है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि ठीक है वो बहुत ज़्यादा एंगेज है अगर स्क्रीन के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जब आप उससे बातचीत करें तो वो आपको प्रॉपर जवाब भी देगा, चीज़ें देगा, तो ठीक है। फिर वो स्क्रीन के अंदर इतना ज़्यादा उसका टाइम जा रहा है कि उस वक्त वो ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा आप पे तवज्जो नहीं दे रहा। अदरवाइज उसकी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, स्कूल में वो सही परफॉर्म कर रहा है। जब बच्चे आ जाते हैं और आप उसको कोई दूसरा मौका दे देते हैं एंगेज होने का, वो उसमें बहुत अच्छी एंगेजमेंट शो कर देता है। अच्छा, मुझे दीज आर द थिंग्स आप रूल आउट भी कर सकते हैं। मुझे ना मेलिया में सोच रही हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत टेंशन भी हो रही है बहुत सारी सी ख़वातीन के लिए, क्योंकि देखिए हम चले फिल्मों में ड्रामास वार्स में देखते हैं कि हाँ भाई ऑटिज़म का शिकार था और उसने फिर भी एक लेवल पे ज़िंदगी में अच्छा उसने कुछ अचीव किया। आप तो क्योंकि सेंटर की CEO हैं, आपने देखा है कि वो बच्चे जो स्लाइटली भी जो ऑटिस्टिक होते हैं वो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड्स में जिसमें वो चाहें। इसमें देखिए ऑटिज्म के ना जिसे हम कहते हैं लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ये उनकी सीवियरिटी से रिलेट तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलेट करते हैं उनको कितनी सपोर्ट चाहिए और कितने अरसे तक के लिए चाहिए। थोड़ी सपोर्ट चाहिए थोड़े अरसे के लिए, माइल्ड स्पेक्ट्रम पे होगा। थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, फंक्शनल स्किल्स के लिए भी सपोर्ट चाहिए कि रोज़मर्रा के काम उसके नहीं कर पाता बच्चा, और वो थोड़ी ज़्यादा अरसे तक उसको मदद चाहिए होगी, तो मॉडरेट लेवल है। सीवियर का मतलब ये है कि वो रोज़मर्रा के कामों के लिए भी शायद आगे अपनी ज़िंदगी में डिपेंडेंट रहेगा और उसको मदद चाहिए होगी। इसमें हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म को, जैसे हम सीरियल्स की बात करते हैं या मूवीज़ की बात करते हैं, तो वो हाई फंक्शनिंग दिखाया जा रहा होता है। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म अनफॉर्चुनेटली या तो अनडायग्नोज निकल जाते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं उनको एक एज मिल जाता है और वो अपना कहीं सोशल स्किल्स कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं उनकी, लेकिन बाकी अपनी एकेडमिक्स वगैरह में वो अच्छे निकल जाते हैं और काम कर लेते हैं। लेकिन अगर सोशल स्किल्स की वजह से वो पीछे रहना मतलब उनको पीछे चैलेंज फेस करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम आती है। चलिए ठीक है जी, मजीद पे बात भी करेंगे। अच्छा, बच्चे दोस्त क्यों नहीं बना पाते? ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई में भी अच्छा, पर वो दोस्त नहीं बना पा रहा? इस पे बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है जिनके बच्चे को ऐसे ही कम्युनिकेशन का इशू है। छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा बात कर रहे हैं कि बच्चों की स्पीच में, बच्चों की लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, स्पीच डिले कहाँ पर आता है, क्या क्या वजह हो सकती हैं। अगर हम ऑटिज़म के हवाले से बात करें तो उसके डिफरेंट जो है स्पेक्ट्रम्स वो क्या हैं।
लेकिन साथ में दूसरे भी नफसियाती पहलू बच्चों के हैं जो कि हम डिस्कस ही नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो एंग्जाइटी का शिकार ही नहीं हो सकता। अच्छा, एक हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर एक माँ भी आई हैं और उनके बच्चे को भी ऐसी ही प्रॉब्लम है। रुबीना अहमद हमारे साथ हैं और आज़िल उनका बेटा जो है वो यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम। अच्छा रुबीना, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा बेटा है आपका और बड़ा शरारती बच्चा है। आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, इधर आके बैठने पहले आप। हाँ शाबाश। मुझे बताओ क्या नाम है आपका? आजुल। ओहो आजुल, इसका नाम है आजुल। प्यार से उनको कहते हैं आजुल। क्या करने का शौक है आपको? क्या अच्छा लगता है? टॉय अच्छा लगता है आपको? हाँ। पर ये तो पेन है। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? ये देखिए जी, बच्चे को माइक चाहिए था, बच्चा माइक पकड़ के बैठ गया। रुबीना, क्या इशू था आजुल के साथ? नहीं, इशू नहीं था, बस ये कि जब ये 2-2.5 साल का हुआ तो उसने बिल्कुल हमें रिस्पांस नहीं दिया, मतलब कि बोलता नहीं था। इसने 3 साल की एज में मामा बाबा बोलना स्टार्ट किया। कुछ स्पीचलेस होते हैं बच्चे। हाँ जी, ऐसे ही था। उसके बाद हमने इसको हॉस्पिटल में चेक करवाया तो डॉक्टर ने हमें कोई बैड कमेंट्स नहीं दिए। वो कह रहे ठीक है। उसके बाद स्पीच थेरेपी को चेक करा, उनका टंग टाई का इशू होगा। तो जब टंग टाई चेक करवाया तो उसकी छोटी सी टंग टाई थी, बिल्कुल पतली सी। उन्होंने कहा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसकी टंग टाई बिल्कुल साफ दिखेगी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है कि टंग टाई का इशू है। लेकिन घर में जो है वो बोलता ठीक है, ये घर पे बोलता ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली सेंटेंसेस नहीं बोलता ये। नॉर्मली बच्चे बोलते हैं पूरे सेंटेंसेस, वैसे नहीं बोलता ये। अच्छा जी, क्या हुआ? वो तस्वीरें खींच रहे हैं आपकी? वो आप नहीं बैठे हुए टीवी पे? अच्छे नहीं लग रहे? बताओ, मैं अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही। और तुम कैसे लग रहे हो? ऑल्सो तुम भी अच्छे लग रहे हो। हाँ, छोटे-छोटे वर्ड्स। हाँ, छोटे-छोटे वर्ड्स। मामा, हाँ मामा बोलता है जी। लेकिन इसको वो नहीं है, वो जो बच्चे में शामिल होते हैं लोग, बच्चे ओवरवेल्म हो जाते हैं। ये मामा है आपकी? हाँ। अच्छा, मामा तो बहुत प्यारी है। जब मामा को पापा करके आओ, किसी करके आओ मामा को। अच्छा मुझे ये बताएं इलिया, आपकी अभी तक क्या असेसमेंट है? मतलब हम जो बता रही हैं कि टंग टाई बात कर रही हैं, ठीक है, कि वो भी नज़र नहीं आ रही। तो इन दिस सिनेरियो, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं और बहुत सारी जगहों पर इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बच्चे 3 साल तक नहीं बोलते। मेरी फूफो का बेटा था, वो 3 साल तक सिर्फ नाना करता था, उसने कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन उसके बाद फिर वो इतना बोलता था कि सारे सब कहते थे, सब शहर वालों से डरते थे। तो आपकी क्या असेसमेंट है ऐसी सूरत में, अगर बच्चा कोई ऐसी खातून बच्चे के बारे में परेशान है तो फिर उनको क्या करना चाहिए? इसमें देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे अभी आपने खुद बात स्टार्ट जिस वक्त की है कि 3 साल तक नहीं बोलता था। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हम लेट ब्लूमर्स कहते हैं कि 3 से 5 साल की उम्र में उनकी लैंग्वेज या स्पीच डेवलप हो रही होती है, लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर वो 3 साल के बाद डेवलप ना हुई, ठीक है, तो वो फिर माइलस्टोन्स काफ़ी सारे मिस हो रहे होते हैं। जैसे जो बच्चे अगर शुरू में नहीं साउंड प्रोड्यूस कर रहे, वर्ड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, अपनी जैसे ये बच्चा तो माशाल्लाह अपना कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन अच्छी है इसकी, लेकिन क्या कर रहा है, पॉइंटिंग के थ्रू, जेस्चर के थ्रू अपनी बात कन्वे कर रहा है। ठीक है, तो जब स्पीच थेरेपी के साथ इसका काम होगा तो एक तो असेस करेगी वो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि ये अपने क्लैरिटी से वर्ड्स क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि जो वर्ड्स भी हैं वो सारे क्लियर नहीं है इसके। मामा क्लियर है लेकिन बाकी वर्ड्स क्लियर नहीं है ना, तो ये सारी आर्टिकुलेशन ओरोमोटर इश्यूज होते हैं कुछ। तो वो फिर असेसमेंट के बाद पता लगता है कि बच्चे का कौन सा मसल कमजोर है या टंग की प्लेसमेंट सही नहीं हो रही है, क्योंकि टंग की प्लेसमेंट से ये साउंड्स निकलती हैं तो क्लैरिटी नहीं आती। इसी तरह जैसे इसकी एज है, इसकी एग्जैक्ट एज क्या है वैसे? 5। जैसे 5 ईयर्स वाला बच्चा जो है वो पूरे कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि वो अपनी लैंग्वेज उसकी डेवलप हो जाती है, सेंटेंसेस में बात करनी चाहिए उसको ना। तो अच्छी मामा है, वो कह रहे बस यही है। हाँ बस यही है। चलो आंटी, चलो मामा के पास बैठो। और आपको पता ना आंटी शो कर रही है, सारी आवाजें जा रही हैं सबको, है ना ऐसे? हाँ। तो कम्युनिकेशन जैसे इसकी जो है लैंग्वेज एज अप्रोप्रिएट डेवलप नहीं हुई है, तो वो जो लैंग्वेज है वो अब वोकैबुलरी इसके पास कम है,
उसकी वजह से डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि रिसेप्टिवली अभी क्योंकि असेसमेंट इस तरह से देख के 2-4 मिनट का काम नहीं होता। हाँ, तो उसके अंदर लेकिन जो अभी बज़ाहिर हम गाइड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाए, किस तरह से कि रिसेप्टिव बढ़ाई जाए। रिसेप्टिव से मुराद क्या है कि वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि वो वोकैबुलरी को फिर इस्तेमाल करना स्टार्ट करे खुद से अपनी आम दुनिया के अंदर। सैड हो, हैप्पी हो, अच्छा ठीक है, जाम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भूखा हो, प्यासा हो, जो बेसिक फीलिंग्स जो है ना, तो सैडनेस और हैप्पीनेस तो सिखाना जरा काफी एक आगे का लेवल आ जाता है, लेकिन बच्चे को दिन में बहुत दफा भूख लगेगी, बहुत दफा प्यास लगेगी, गर्मी लगेगी, ठीक है, सर्दी लगेगी, ये बेसिक फीलिंग्स होती हैं जो वो दिन में कोई 10 दफा इन चीजों से गुजरता है। तो उस मौके पे आप वो इंट्रोड्यूस करवाएं और उससे भी कहें कि अच्छा भूख लगी है, खाना खा रहे हो तो क्या खाओगे, वो ऑप्शन दिया जाए कि वो बोलने पे आए और वो वर्ड्स उसको इंट्रोड्यूस किए जाएं। पानी लेना है, कौन से ग्लास में लोगे, बड़े वाले में, छोटे वाले में, ठंडा पानी पियोगे, गर्म पानी पियोगे, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो रिसेप्टिव, एक तो ये सुन के समझने पे काम करेगा, अंडरस्टैंडिंग पे, दूसरा बुलवाने पे काम करेगा कि जो अल्फाज क्लियर नहीं है उनको बुलवाने पे काम करेगा। अगर बच्चे के साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि हम ऑटिज्म के केस में देखते हैं या दूसरे कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के केस में देखते हैं कि अपनी मर्जी से नहीं बात करना चाह रहा, तो फिर उनकी डिफरेंट तरीके से थेरेपीज की जा रही होती हैं, ठीक है, कि उनको मोटिवेट किया जाता है कि बोलें वो, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर स्पीच थेरेपी नहीं, वो बिहेवियर का भी काम आ जाता है उसमें कि आमादा तो किया जाए बोलने पे पहले, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वर्क मांग रहा होता है ये सारी चीजें। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो हम स्पीच थेरेपी की बात भी कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर मलिहा, जैसे मैंने आपसे कहा माएँ परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, सब पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें, दोस्त नहीं बना पा रहा। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें देखें मदीहा, सबसे पहला जो चीज़ है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है जी, हर माँ इससे परेशान होती है, और जब वो परेशान होती है तो प्रेशर बच्चे पे जाता है और बच्चे के अंदर ब्लॉकेज और ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ जो मैं माँओं से कहना चाहूँगी वो यही है कि सबसे पहले तो वो इस बात को एक्सेप्ट करें, यानी कि जो सवाल आता है कि मेरा बच्चा वैसा क्यों नहीं है जैसे बाकी सब बच्चे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसके माँ को अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी होगी कि जैसा मेरा बच्चा है वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करे उस लेवल पे। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। राइट, जब वो उस लेवल पे आप बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम बच्चे को जो भी वो उसके अंडरलाइन इश्यूज हैं उसको आगे उसको कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक मछली है, आप उसको कहें कि मछली को कि दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, ठीक है, क्योंकि सारी जो है बाकी परिंदे दरख्त पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब ये आप खुद सोचें कि हम उसको कितना इनवैलिडेट कर रहे हैं, द वे ही इज और शी इज, यानी कि जो वो खुद है, जैसा वो बना है। तो सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस बच्चे को नहीं देते और हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये बच्चे को हमारे जेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशंस या हमारी बातों से आइडिया हो जाता है कि हमें लगता है कि उसमें कुछ कम है, वो दोस्त नहीं बना पा रहा, तो वो हम बच्चे को इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि जो वो नहीं कर पा रहा वो करे, यानी कि उस सिचुएशन में बच्चा अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, ऐसी हेल्पलेस वाली सिचुएशन तब भी होती है जब हम देखते हैं कि बच्चा, आपका बच्चा ठीक है, घर में आपको सब कुछ बन के दिखाएगा, वो आपको स्पाइडरमैन भी बन के दिखा देगा, फिर वही बच्चा जब घर में कोई मेहमान आता है तो गैर लोगों के सामने माँ बाप कहते हैं भाई हमारा बच्चा तो बड़ा शरारती है, अभी आपको स्पाइडरमैन बन के दिखाएगा, अभी आपको सुपरमैन बन के दिखाएगा, बताओ तुम्हें तो काउंटिंग आती थी, बताओ बताओ, और वो बच्चा नहीं बता पाता। सो ये, और क्योंकि वो एक स्ट्रेंज बंदे के साथ वो कंफर्ट लेवल फील नहीं कर रहा कि उसका शेयर करे, बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और इसमें अहम चीज ये होती है कि हो सकता है बच्चा शाय हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, और इंट्रोवर्जन इज पर्सनालिटी ट्रेट, वो पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, ठीक है, और उसके लिए हम उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है, और हो सकता है वो बच्चे के साथ, जैसे अगर हम स्पीच डिलेस के साथ देखें, तो अगर बच्चा नहीं बोल पाता या उसकी स्पीच में कोई इशू है, लैंग्वेज में कोई इशू है, तो वो वैसे भी अनकंफर्टेबल फील करता है किसी सिचुएशन में। जब हम उसको पुश करते हैं कि बोलो, बात करो, दोस्ती करो, तो वो और ज्यादा अवॉइड करने लगता है ऐसी सिचुएशन में जाना, उन लोगों से मिलना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि बच्चा अवॉइड करते हैं, हम जब बाद में बच्चा चले जाते हैं बच्चे को डांटते भी हैं। एग्जैक्टली, कि उस वक्त बड़ा, अभी तो बड़ा करे, उस वक्त तुमने क्यों नहीं करके दिखाया, तुम क्यों नहीं कर रहे थे, नहीं बेटा। हाँ जी, देखिए जैसे आपने बच्चे को डांटा
टांगटा, तो आप बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे द वे ही और शी इज, ठीक है। हम उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई मसला है, और देखिए जब हम बच्चे को बताते हैं ना कि तुम्हारे साथ कोई मसला है, तो वो उसका स्क्रिप्ट है जो वो एक प्रोसेसिंग में वो डाउनलोड हो जाता है, और वो स्क्रिप्ट आई एम नॉट गुड इनफ वो बड़े होने तक उसके साथ चलता है। अब जैसे आपने नेटफ्लिक्स सीरीज का जिक्र किया, हवाला दिया कि एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल जो है अगर वो लो माइल्ड स्पेक्ट्रम पे है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर बचपन में ये स्क्रिप्ट किसी ने डाउनलोड कर दिया कि यू आर नॉट गुड इनफ, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, वो कुछ भी लाइफ में अचीव कर लेगा, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ उसको हमेशा ये बताएगी यू आर नॉट गुड इनफ। एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलते हैं। अक्सर माओं को देखती हूँ, माएँ कहती हैं अच्छा जी आप तुम्हारा बच्चा कितना टाइम में चलना शुरू किया? अच्छा मेरा बच्चा तो 8 माह में चलता था। अच्छा तुम्हारे बच्चे ने कब बैठना शुरू किया? 7 माह में। मेरा बच्चा तो 3 में बैठ जाता था, गर्दन उसकी कब टिकी? अच्छा 2.5 माह में। मेरी बच्ची की तो तीसरे दिन टिकी। ये मुसलसल जो कंपैरिजन मतलब एक एबनॉर्मल किस्म का कर रहे हैं। समहाउ आपको ही पता है कि ऐसा नहीं है, और अगर साइंस भी देखे तो 3 दिन का कोई बच्चा गर्दन टिका के नहीं आया होता। तो ये जो मुसलसल हम कर रहे होते हैं, ये उनके अपने लिए कितना अनहेल्दी होता है, और वो जो बच्चा सुन रहा है कि मेरी माँ मेरा कंपैरिजन कर रही है। जी एग्जैक्टली। देखिए अब जिस तरह से हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं, इसी तरह से हर इंडिविजुअल, हर इंसान, चाहे वो बिल्कुल सगे बहन भाई क्यों ना हो, जुड़वा बहन भाई क्यों ना हो, हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, ठीक है। और हमने हर इंसान को, अगर हम चाहते हैं, हम सच में उससे मोहब्बत करते हैं और हम सच में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज ही और शी इज। जैसा वो है हम उसको वैसा एक्सेप्टेंस दें, फिर उसके बाद हम उसको मदद कर सकते हैं कि हम उसको कहाँ तक जाने में उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये माएँ कंपैरिजन करती हैं, बेसिकली उनके दिल में यही ख्याल होता है कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर साबित करूं, या मेरा बच्चा भी वो अचीव करे जो दूसरे बच्चे यू नो माइलस्टोन्स या जो भी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं वो अचीव करें। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा असर बच्चे पे पड़ रहा होता है, क्योंकि आप उसको ये बता रहे होते हैं कि जो तुम हो वो ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ और बनना है तो तुम। मैं आपको बताऊँ, मैं इसकी एग्जांपल एक छोटी सी मैं अपने घर से ही आपको देती हूँ। माय यंगर ब्रदर वो बहुत लाइक बच्चा है, बट क्योंकि आपको तो नहीं जी ये तो और ज़्यादा ज़बरदस्त होना चाहिए, सो वो फर्स्ट बच्चा आने वाला वो किसी एक ऐसे बड़े वो गिफ्टेड सेक्शन में चला गया जहाँ पे और बच्चे लाइक बच्चे थे। अब वो उन लाइक बच्चों में सेकंड आने लग गया बहुत ही कम मार्जिन के साथ। सो माय मदर, क्योंकि वो छोटा बच्चा और वो लाइक बच्चा, तो उनको कि ये तो मेरा बच्चा फर्स्ट आता था, तो वो जब बेचारा जब भी इसका रिजल्ट आता वो सेकंड आता, तो हम लो जी मतलब हम ये खुश होते जब पास हो गए, और वो डाउन होता था कि मैं सेकंड आ गया हूँ। एग्जैक्टली। सो फिर मैंने उसको एक चीज़ देखी उसको, मतलब माशाल्लाह से लाइक ही सेटल्ड इन हिज लाइफ एंड हिज वो अपनी हर बड़ी अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। एग्जैक्टली, क्योंकि यही वाला पॉइंट, और वो सबसे ज़्यादा लाइक है। एग्जैक्टली यही मैं पॉइंट कह रही हूँ कि अगर वो चांद पे भी आप पहुँच जाएंगे, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आप अपनी फील्ड के बिल्कुल पीक पे पहुँच जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर का स्क्रिप्ट है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आप कुछ भी अचीव कर लें, आपको वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती। तो ये चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है कि बच्चे को वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें कि वो किन कैपेबिलिटीज़ के साथ आया है और किस जगह तक पहुंच सकता है, फिर उसको वहाँ लेके बच्चों अच्छे कैपेबिलिटीज वाले बच्चों को जस्ट बिकॉज इन कंपैरिजन, एग्जैक्टली, हम बच्चे को देखो वो कितना अच्छा स्विमर है, तुम इतना अच्छा स्विमर क्यों नहीं? भाई वो अच्छा सिंगर भी तो है, सिंगर है, उसको देखो वो कितना अच्छा पेंटर है, वो भाई वो अच्छा साइंसदान निकल सकता है, आप उसको देखें वो क्या कर रहा है। तो ये वजह से आपने बात की थी ना कि एक मछली को हम ये नहीं कर सकते कि चलो दरख्त पे चढ़ करना सिखाओ। अच्छा ये जो हम स्पीच वगैरह की दूसरी एरिया बात कर रहे होते हैं, ये जो माँ से पूछते हैं लोग, तुम्हारा बच्चा बोलना क्यों, तुम्हारा बच्चा इतना हाइपर क्यों है, अच्छा बोल क्यों नहीं रहा, अच्छा तुम्हारा बच्चा क्यों कर रहा है, तो माओ के पास इसका क्या जवाब होना चाहिए? इसके अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि उनको खुद पहले ये सोच, एक्सेप्टेंस होनी बिल्कुल चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और उनको पहले अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने का वक्त होना चाहिए उनके पास, कि वो खुद पहले रियलाइज़ करें कि हाँ ये कमी है, जो बच्चे के अंदर ये चीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, रादर देन फोकसिंग कि वो वीकनेस पे फोकस करके बच्चे को लेबल करें, या बच्चे को जो है मतलब से कहते हैं ना कि मुझे लगता है माँ जब तर्स खाना शुरू करती ना तो बच्चे की पर्सनालिटी वही बर्बाद, बिल्कुल आगे
मेरे साथ ही एंकर, आ जा मेरे साथ आ जा। अच्छा हाँ। बच्चे को सपोर्ट करनी चाहिए उसके अंदर, और बच्चे को सिखाना चाहिए वो चीज़ें जो वो नहीं कर पा रहा, ताकि वो एडजस्ट कर सके। और बच्चों के सामने ये डिस्कशंस नहीं होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। हमें लगता है कि बाज़ दफ़ा जो बच्चा है वो अगर कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो उसको शायद समझ नहीं आती, या हम शायद जैसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स पे तो हम बात ही नहीं कर रहे होते, तो बच्चों को तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते, और हमें लगता है कि बच्चे कुछ नहीं सुन रहे, और उनके सामने उनकी सारी चीज़ें रिपीट की जा रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक उनके अंदर गिराव बना रही होती है, जैसे अभी डिस्कशन के अंदर ही था। तो वो जो चीज़ है वो अगर बच्चे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो खुद ही पीछे होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बच्चे जो है वो उसको अच्छा समझते भी नहीं है। अच्छा, ऑल्सो एलिया मैंने चीज़ नोट किया है, मलिहा भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, बहुत सारे जगहों पे माएँ, मैं खुद भी अब एक माँ बन गई तो मैं बहुत गलतियाँ जो करती हूँ मुझे इसका अंदाज़ा होता है, हम अपने बच्चों को ऐसा प्रोजेक्ट रेज कर रहे होते हैं कि ये बेस्ट हम देख रहे हैं मार्केट में, ज़बरदस्त बच्चा, अच्छा बच्चा भी, और इसकी तो वैल्यूज़ भी अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, इसको सही और गलत का पता होना चाहिए, इसको बाअदब होना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो उसमें हम जो बच्चे की असल जो पर्सनालिटी ट्रेट है उसको कहीं ना कहीं खो देते हैं, हम उसको खो देते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें हम मतलब क्या करना चाहिए, मतलब मैं खुद भी मैं परेशान होती हूँ कि मैं किस तरीके से खुद को बताऊँ कि नहीं सो के वो बच्चा है। एग्जैक्टली। हाँ। ये इसमें वही चीज़ आ जाती है परफेक्शनिज्म, जो हमारी पुरानी एक जनरेशन थी कि हमारे पेरेंट्स को परफेक्शनिज्म का एक क्रेज़ था, उन्होंने परफेक्ट बच्चे रेज करने थे। अब वो कुछ ना कुछ बैगेज हम लेके चल रहे हैं और कुछ उसको ज़्यादा बढ़ा दिया है, परफेक्शन का बैगेज बहुत जी। तो वो परफेक्शनिज्म का जो हमारे वो बच्चे का इशू नहीं है परफेक्ट होना, वो हमारा अपना इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि हमें मुकाबला करना है। एग्जैक्टली। माय सन और माय गर्ल हैज टू डू इट। अब उसने जो मैं नहीं कर सकी, अब उसने मेरी वो सारी ख्वाहिशें, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, इसने डॉक्टर बनना है, वो पेंटर है बेचारा, पेंटर है, उसको वो पेंटर पैदा हुआ है, कुदरत ने उसको पेंटर पैदा किया है, मुझे आप जबरदस्ती लगे हैं उसको डॉक्टर बनाने पर। बिल्कुल, मतलब मैं पायलट बनना चाहती हूँ तो मैं पायलट नहीं बन सकी, तो चलो मैंने अपना बच्चा पायलट बनाना है, वो बेचारा उसको बना मैं। और अगर वो डॉक्टर, अगर वो पेंटर पैदा हुआ, आप डॉक्टर बनाना चाहते थे, आपने लग के मेहनत की, आपने उसको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वो कभी एक हेल्दी खुश जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। वो डॉक्टर पायलट बनना चाहता था, और वो फिर जब भी ऊपर से जहाज गुजरता है तो उसको देख के भी हसरत से देखता है कि मैं पायलट बनना चाहता था, मुझे माँ ने जो है वो डॉक्टर बना दिया। वो बन जाएगा जो आप बनाना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी अपनी एक हेल्दी खुशगवार जिंदगी अपनी साथ सेल्फ सेटिस्फाइड वो नहीं होगा और वो नहीं गुजार पाएगा। हाँ सही। और जैसे आज एलिया ने वो बात की ना कि देखिए अगर किसी भी आप माइल्ड स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम पे हो उसके ऑटिज्म के, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज़ जिसका आप क्योर ढूंढने निकले हैं। यू नीड टू लर्न, ठीक है बच्चों को तो ट्रेन करना ही, बट उसके साथ साथ आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि आपको उस बच्चे को कैसे डील करना है। आपको पता है जी आपकी ये गाड़ी है, गाड़ी में ऑलरेडी जो एक टायर में हवा आगे की फुल है और आगे में कम है और उसमें आप ज़्यादा डाल भी नहीं सकते, वो टायर ही छोटा है। देन यू नीड टू नो कि आप उस गाड़ी को ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेके जा सकते, आपको उस गाड़ी की स्पीड पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ठीक है हम बच्चों के ख्याल कर रहे हैं, माँओं को, फादर्स को और घर वालों को भी चाहिए कि वो देखें कि अच्छा हमारा बच्चा ऐसा है, दैट्स अ डिसऑर्डर जो कि है, इट इज़ देयर, इट्स गोइंग टू स्टे देयर। अब हमें कैसे उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है वो हमें देखना है। थैंक यू सो मच जी। एलिया बतूला हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने बेटे को यहाँ पे लेकर आई। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर मलिहा नाज हमारे साथ मौजूद थी। प्लीज़ आप तमाम तर ख़वातीन से, इनफैक्ट अब खुद से भी मुझे गिला है, मैं खुद को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं ना, इनको एज अ प्रोजेक्ट रेस ना करें, इनको इनके बचपने के साथ इनको खेलने कूदने, इनको गलती करने का भी मार्जिन दें, इनके साथ सख्ती ना करें। सख्ती करेंगे बच्चा आपसे डर जाएगा, उसके और आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। हर दौर के बच्चे डिफरेंट होते हैं, हमें मार पड़ेगी, हमें डांट पड़ेगी, हम अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम टेम्ड हो गए। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। अल्लाह पाक आपको कभी भी औलाद का गम ना दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।